औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स, जो न्यू सिलेबस आया हमारे पास 2025 के अंदर, उसका हम लोगों ने टॉपिक नंबर 10.1 पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। काफ़ी बड़ा लेक्चर बना क्योंकि ये जो दो चैप्टर्स हैं आपके स्टार्ट वाले, ये काफ़ी बड़े हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है ख़ास करके ये काफ़ी लॉन्ग में है और 10.1 में हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि सारा चैप्टर इसमें कंप्लीट कर दें। 10.2 से लेके लास्ट तक जितना भी आपका चैप्टर है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास जो 10.2 है, इट्स अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और इसी के साथ साथ हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम लोगों ने जितना कुछ है इसमें देखना है, जितनी भी चीज़ें हैं। दैन 10.3 है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो भी आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे। और 10.4 ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को भी देखना है। तो जितनी चीज़ें भी आज इंशाल्लाह इसके अंदर, फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़, सब 10.5 भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपकी एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह आपको बड़े ही आसान लफ्ज़ों के अंदर आ जाएगी समझ। सो एज़ यूजुअल आप लोग क्या करें, कानों में लगा लें हेडफोन और बैठ जाएं सुनने के लिए लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारे पास कहता है 10.2 में ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है। हीट ट्रांसफ़र होती है जब क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हैपन्स व्हेन हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज देयर टेम्परेचर्स आर डिफरेंट। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हीट तब जाती है जब हमारे पास दोनों का टेम्परेचर अलग हो, एक ठंडा हो एक गर्म हो। तो उन दोनों को अगर करीब लाया जाए तो वो क्या हीट ट्रांसफ़र करेंगे, शायद ठंडे वाले से गर्म वाली की तरफ जाए, गर्म जो है वो ठंडे वाली की तरफ जाएगी, उसको भी पिघला देगी। तो हीट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन आप लोग लिखोगे कब होती है हीट ट्रांसफ़र, जब हमारे पास हीट एनर्जी मूव होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर अलग हैं। जिनका ज़्यादा टेम्परेचर है, द ऑब्जेक्ट विद हाइयर टेम्परेचर गिव्स हीट टू द कूलर वन, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो कूलर वन को हीट देता है। यही अभी हम लोगों ने बात की है कि अगर एक हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है, उसके सामने अगर मैंने बर्फ़ रख दिया आके, तो वो बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर देगा। दिस कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट बिकम द सेम टेम्परेचर। ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि वो गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे वाले को तब तक गर्म करता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब ये सेम हो जाते हैं टेम्परेचर, इसको कहते होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल से मुराद होता है टेम्परेचर, तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। हॉट का भी और कोल्ड का भी दोनों का सेम हो जाएगा, तब थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आसान सा टॉपिक था। अब तीन तरीके हैं जिसके जरिए हीट मूव होती है। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेंशन, एक है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीन चीजें हैं। देखो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। कंडक्शन तब होती है जब हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में, तो ये सॉलिड्स के लिए। कन्वेक्शन है जब हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड्स और गैसेज में, लिक्विड्स और गैसेज में के लिए क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। रेडिएशन क्या है, जब हीट ट्रांसफर होती है एम्प्टी स्पेस में, खाली स्पेस के अंदर, रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन जाती है हमारे पास, उसको हम लोग कहते होते हैं रेडिएशन। तो आसान सा टॉपिक था, अभी हम लोग काफ़ी आ गए हैं, वरना मैं आपको बुक से दिखाने वाला हूँ। तो एक ही चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं बुक में, थोड़ी सी मुश्किल लफ्ज़ों में लिखी होती हैं, हम आसान वर्ड्स में लिख लेते हैं, इसी को लेक्चर कहते हैं। और आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। वही चीज़ें जो बुक में लिखी होती हैं मुश्किल, वही आसान लफ्ज़ों में आ जाती हैं आपको यहाँ पर समझ। दैट्स व्हाट इट इज़ नोन एज लेक्चर। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है वो है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन क्या है, 10.2.1 के अंदर आपके पास है थर्मल कंडक्शन। व्हेन अ कुकिंग पॉट इज हीटेड, जब आप लोग एक कुकिंग पॉट को हीट करते हो, इवन द पार्ट्स नॉट टचिंग द फ्लेम गेट हॉट, यानी कि जो पार्ट है वो आपका फ्लेम के साथ टच नहीं हो रहा होता, वो भी गर्म हो जाता है। ऐसा ही है, ये क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज द हीट मूव्स थ्रू द सॉलिड मटेरियल ऑफ द पॉट। ये आपकी हीट ट्रांसफर हो जाती है उस सॉलिड मटेरियल के अंदर। देखो ये आपका एक पॉट है, इसके नीचे हीट लगी हुई है, यहाँ पर उसका एक लोहे का समझो हमारे पास एक उसका कुंडा है, ठीक है, कुंडा ले लो देसी उर्दू। तो अब गर्म तो उसके अंदर हीट जा रही है, लेकिन वो हीट के साथ अटैच है ये कुंडा भी, तो दोनों तरफ क्या है कि हमारे पास हीट चली जाएगी, वो कुंडा भी गर्म हो जाएगा। गॉट इट। सो थोड़ी थोड़ी मजाकिया उर्दू भी चलती रहती है, देसी उर्दू है ये। अच्छा जी, आगे क्या है, इन कंडक्शन, कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि हीट पासेस फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट इनसाइड सॉलिड्स। अब देखो सारे एटम्स से बने हुए हैं ये पॉट, ये कुकिंग पॉट एक एटम से बना हुआ है, इसके नीचे आग है, ये आग लग नहीं रही लेकिन ये आग है, ये कुकिंग पॉट है। तो इसके अंदर एटम्स हैं, एक एटम को हीट मिलेगी, वो अगले को अगले को अगले को अगले को अगले को अगले को सबको ट्रांसफर करता जाएगा। तो यही हमारे पास होता है कंडक्शन में। और मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल्स आर वेरी गुड एट कंडक्शन बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टाइनी पार्टिकल दैट मूव फास्ट एंड कैरी हीट क्विकली। मेटल्स बहुत अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं, जो कि आप लोगों ने कोई 10 करोड़ दफ़ा सुना होगा। उसकी वजह यह है कि
उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत फास्टली, और हीट को कैरी करते हैं क्विकली, बड़ी ही तेज़ी से। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए हो? गुड हो गया। चलो आगे चलते हैं। मैं ज़रा रंग चेंज कर लूँ, रंग चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे रंग कोई पसंद नहीं आ रहा था, अब सही है। अच्छा, थर्मल कंडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। थर्मल कंडक्शन इज द वे हीट मूव्स इन सॉलिड्स बाय एटम्स कोलाइडिंग एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। थर्मल कंडक्शन क्या है कि हीट मूव हो रही है सॉलिड्स के एटम से, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, एक इधर है एक इधर। अब ये इस वाले को हीट मिली, इसने इसको हीट दी, उससे फिर अगले वाले को हीट दी। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, यानी कि मूव करते रहते हैं आगे पीछे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, ताकि गर्म करें ठंडे वाले पार्ट को भी। समझ गए? एग्जांपल लेते हैं इसकी। कहता है व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ अ मार्बल रॉड, अगर एक लोग मेटल रॉड, सॉरी ब्रो, मेटल रॉड के अगर आप लोग एक हमारे पास एंड को आप लोग हॉट रॉड को हीट करते हैं तो क्या है, द एंड एटम वाइब्रेट अलॉट। अब आप लोगों ने मेटल रॉड है ये आपका, आप लोगों ने क्या किया, इसके इस वाले एंड को हीट किया। अब वो इतनी उसकी एनर्जी है ना हीटनेस की, कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा है वो भी वाइब्रेट कर रहा है, डांस कर रहा है, यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ पर भी डांसिंग हो रही है। अब ये जो एटम्स हैं आपस में, ये एक दूसरे को हिट करना शुरू कर देते हैं। आप हीट दे रहे हो तो एक दूसरे को हिट करेंगे, ये वाला इसको हिट करेगा, इससे इससे इसको, सारे एक दूसरे को हिट करना शुरू कर देंगे और हीट पास होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आल्सो मूव एंड क्विकली कैरी द हीट अक्रॉस द रॉड्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल्स के अंदर होते हैं और वो बड़ी तेजी से भागते हैं और हीट को अपने अंदर क्विकली से कैरी करते हैं रॉड के अंदर। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बड़ी तेजी से भागते हैं। हीट आई इसके बाद ये भागेगा, ओ हीट आ गई, अगले को दी हीट, हीट आ गई, ओ हीट आ गई। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भाग सकते हैं आगे पीछे। और एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं इस तरह से, इसके पास हीट आई, इसने इसको दी, फिर आगे से इस तरह से काम चल रहा था। इसलिए कहता है जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, वो ज़्यादा गर्म होता है जैसे कि वुड से। लकड़ी बेचारी को क्या हीट, उसको थोड़ी सी हीट दोगे वो कहेगी बस ठीक है, लेकिन कॉपर के अंदर थोड़ी सी भी हीट जाएगी तो वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि वो एक मेटल है। अब एक एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करना है यहाँ पर, तो उसको भी करते हैं डिस्कस। टेक मेटल रॉड्स कहता है ले लो, जैसे कि कॉपर, आयरन या एल्युमिनियम ले लिया। स्टिक स्मॉल पिन्स ऑन देम यूजिंग वैक्स, उसके ऊपर हम लोगों ने छोटी छोटी पिन्स लगा दी वैक्स की मदद से ताकि वो जुड़ जाएं। अब रॉड को हीट करो। द पिन ऑन द बेस्ट कंडक्टर कॉपर विल फॉल ऑफ फर्स्ट बिकॉज द वैक्स मेल्ट्स क्विकर। तो जो हमने क्या किया, वैक्स लगाई हुई है, जो पिन्स हैं ऑन द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, अपने अंदर बड़े अच्छे से हीट को अब्जॉर्ब करता है, तो उसके ऊपर जो पिन्स लगी हुई वो सबसे पहले घिर जाएंगी, क्योंकि वैक्स जिससे उसने चिपकाया हुआ था तो वैक्स तो बेचारी पिघल जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का ये है, कॉपर कंडक्ट हीट बेटर देन एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम कंडक्ट बेटर देन आयरन। तो हम लोगों ने जो जो हमारे पास कॉपर है वो हीट अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम अच्छी है आयरन से। समझ गए? और जो हमारे पास कॉपर है वो ऑब्वियसली बेस्ट मेटल है, और आयरन उससे थोड़ा सा कम है, और एल्युमिनियम कॉपर के बाद एल्युमिनियम का नंबर है, फिर एल्युमिनियम के बाद आयरन का आता है। समझ गए? ओके। आगे चलते हैं। आगे कन्वेक्शन, एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन क्या होता है? जब हम लोग पानी को गर्म कहते हैं व्हेन यू हीट वाटर, पानी को हीट दी, यू कैन सी इट मूविंग, तो पानी मूव कर रहा होता है। जब एट द बॉटम, नीचे, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट हीट, वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है पहले, क्योंकि वो नीचे ऑब्वियसली उनको पहले हीट मिलेगी। देयर बॉन्ड्स, यानी कि उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो वीक हो जाती हैं पानी के दरमियान, और वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है, भागना शुरू कर देते हैं। दिस हीटेड वाटर बिकम्स लाइटर, ये जो हीट हुआ हुआ पानी है ये लेस डेंस हो जाता है, इनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं इस वजह से, और ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, अपवर्ड्स। कूलर, हैवियर, मोर डेंस वाटर comes from the top comes down to take its place। अब नीचे वाला गर्म था, उसके बॉन्ड्स टूटे, वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला ठंडा था वो नीचे आ गया, उसकी जगह पे जहाँ पर गर्म ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ठंडा नीचे आ गया। ये चलता रहता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारा पानी ही गर्म ना हो जाए, सारे पानी में हीट मूव हो जाएगी। अब कन्वेक्शन इज व्हेन हीट मूव्स बिकॉज द फ्लूइड, लिक्विड और गैस इटसेल्फ मूव्स। कन्वेक्शन कब होती है? कन्वेक्शन इज व्हेन हीट मूव्स, हीट तब मूव होती है क्योंकि लिक्विड और गैस इटसेल्फ मूव करती है। हम लोगों ने देखा है कि पानी नीचे से गर्म हुआ वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला ठंडा था वो नीचे आ गया, तो यही कन्वेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट, कन्वेक्शन हैपेंस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस, नॉट इन सॉलिड्स। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कन्वेक्शन किसके लिए होती है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए होती है, सॉलिड्स के लिए नहीं होती। और नीचे ग्लॉसरी गिवन है हर वर्ड की, देख लो।
अच्छा, अब आगे आते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन कन्वेक्शन, पोटाशियम पर मैग्नेट इन वाटर। एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कन्वेक्शन के ऊपर ही, यानी कि पानी के अंदर हम लोगों ने डाल दिया पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट हमारे पास एक पर्पल कलर का केमिकल होता है जो कि एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम कहते हैं पुट सम पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स एट द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद वाटर। पानी के नीचे पानी डाला हुआ है, सारे के अंदर नीचे हम लोगों ने डाल दिए पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया नीचे, क्योंकि पानी फुल भरा हुआ है उसके नीचे ही जाएगा। व्हेन यू हीट द बीकर, जब हम लोगों ने हीट किया बीकर को तो क्या होगा, द वाटर एट द बॉटम गेट्स हॉट। नीचे वाला पानी ऑब्वियसली पहले गर्म होगा, हॉट वाटर बिकम लाइट लेस डेंस राइज अप। ये हम लोगों ने बात की है कि नीचे वाला पानी गर्म हो गया, वो लेस डेंस हो गया, उसके बॉन्ड्स टूट गए और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और कोल्ड वाटर, यानी कि जो कोल्ड वाटर ऊपर है, ऊपर वाला कोल्ड वाटर अभी वो हॉट वाटर की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जा रहा है, गर्म था ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला ठंडा है वो नीचे आ रहा है। दिस मेक्स अ कंटिन्यूस मूवमेंट कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। ये कन्वेक्शन करंट है कि गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडे वाला नीचे आएगा, वो गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडे वाला नीचे आएगा। तो ये चलता रहेगा, इसको कहते होते हैं कन्वेक्शन करंट। कंटिन्यूस मूवमेंट को कहते होते हैं कन्वेक्शन करंट। ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जो हीट जा रही है इसको कहते होते हैं कन्वेक्शन करंट। ओके, गॉट इट? ओके, गुड। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, होम एक्सपेरिमेंट। ब्लू आइस एंड रेड कलर वाटर। ब्लू आइस, ब्लू टाइज तेरी कर दी मैनू, एंड रेड वाटर कलर, और रेड कलर का हम लोगों ने वाटर ले लेना। इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कहता है मेक ब्लू आइस क्यूब्स यूजिंग ब्लू फूड कलर। कहता है ब्लू रंग के आइस क्यूब्स बनाओ, उसके अंदर रंग डाल दो आइस क्यूब्स के अंदर, फूड कलर वही होता है। पुट दीज क्यूब्स ऑन वन साइड ऑफ अ बाउल फिट विद वाटर। इन क्यूब्स को एक साइड पे रख दो, एक बाउल को फिल करके पानी के साथ। पेयर वार्म वाटर ऑन द अदर साइड, एक जगह पे साथ में रख दो गर्म पानी। एंड एड रेड कलर एट द बॉटम, और उसके नीचे डाल दो, गर्म पानी के नीचे डाल दो, क्या डालो, रेड कलर का कलर डाल दो। द रेड का मतलब है कि वार्म वाटर राइजेस एंड मूव्स टुवर्ड्स द कोल्ड ब्लू आइस। तो ये जो वार्म वाटर ये क्या करेगा, ये बड़ा ही शैतान है। ये क्या करेगा, ये ऊपर उठेगा और मूव कर जाएगा कोल्ड वाली तरफ, कोल्ड आइस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कोल्ड वाटर क्या है, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो हैवी है। ये शो करेगा आप लोगों को कि हीट मूव करती है कन्वेक्शन के जरिए। एक्सपेरिमेंट आप घर में ट्राई कर सकते हैं। बात वही थी समझानी के, जो है गर्म पानी वो क्या करता है, नीचे होता है पहले, तो फिर वो ऊपर जाना शुरू कर देता है, ऊपर ठंडे वाला नीचे आना शुरू कर देता है। इसी तरह से हीटिंग चलती है। आगे कन्वेक्शन एंड मैरीन लाइफ। कन्वेक्शन और मैरीन लाइफ क्या होती है? इन ओशंस, समुद्रों के अंदर वार्म वाटर राइजेस बिकॉज इट इज लाइटर। गर्म पानी राइज करता है, ऊपर जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है, हल्का होता है। कोल्ड वाटर नीचे जाता है क्योंकि वो हैवी होता है। साल्टियर वाटर इज हैवियर देन फ्रेश वाटर। जो साल्टी पानी होता है वो हमारे पास हैवी होता है फ्रेश वाटर से, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर साल्ट है। वार्म वाटर एट द सर्फेसिस मूव्स अक्रॉस ओशंस एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप मूव्स अप एंड डाउन। कहता है जो गर्म पानी है नीचे सरफेस से वो मूव करता है ऊपर की तरफ, अक्रॉस द ओशंस, ऊपर की तरफ जाता है। और कोल्ड वाटर जो है वो नीचे मूव करता है, फ्रॉम डीप, नीचे की तरफ ही मूव करता है, मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे इस तरह करता रहता है। और वही बात ही समझानी जो ऑलरेडी समझ रहे हैं। ये जो मूविंग वाटर है, दिस मूविंग वाटर अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग, जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि समुद्र के लिए बड़ी ज़रूरी होते हैं। देखो अगर एक तरह से पानी रहना, ऊपर जाए नीचे जाए, तो ऑक्सीजन किस तरह से आएगा? ये मूवमेंट चलती रहती है। गर्म वाला ऊपर जा रहा है, ठंडे वाला नीचे आ रहा है। इसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन भी आ रहा है। और ये मूवमेंट अगर ना हो तो हमारे पास एनिमल सर्वाइव ना करें। ये बात याद रखो, ये कुदरत का निज़ाम है, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है कि हमारे पास ये मूवमेंट चलती रहती है कन्वेक्शन की। देखो कहाँ कहाँ पर कुदरत काम कर रही है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और हमारे पास जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, टाइनी प्लांट्स फ्लोटिंग इन द ओशन, उसको कहते होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन कहते हैं एनिमल्स को, छोटे छोटे ओशंस के अंदर जो होते हैं। तो वो भी इसी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अप वेलिंग कहते होते हैं, अप से मुराद है ऊपर, व्हेन वाटर राइजेस अप फ्रॉम द बॉटम, नीचे से जब पानी ऊपर जाता है उसको कहते हैं अप वेलिंग। डाउन वेलिंग कहते हैं जब पानी नीचे आता है। ठीक है, गर्म पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ठंडा पानी ऊपर से नीचे आएगा, और ये मूवमेंट चलती रहती है हर टाइम पे। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। एक्सप्लेनेशन। सी ब्रीज क्या होता है? दिन के टाइम के अंदर सी ब्रीज होता है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी। जमीन जल्दी गर्म होती है समुद्र से, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हॉट एयर अबव लैंड राइजेस। जो गर्म हवा होती है ज़मीन के ऊपर से, वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन टू फिल द स्पेस।
अब वो हवा देखो, अब मेरी बड़े बड़े गौर से सुनो ये सी ब्रीज को। डे टाइम में क्या होता है, ज़मीन होगी गर्म, ठीक है। अब ज़मीन के ऊपर हवा है गर्म, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। समुद्र से हवा आ रही है ठंडी, ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है ये उसको फिल करना शुरू कर देगी, समुद्र की हवा। समझ आ गई। अब लैंड ब्रीज क्या होता है, रात में क्या होता है, अब ज़मीन गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है। तो लैंड कूल्स डाउन फास्टर एट नाइट, रात को सूरज नहीं होता तो जल्दी से लैंड क्या होती है, कूल हो जाती है। सी इज़ वार्मर देन लैंड, तो सी गर्म होता है उस टाइम पे, क्योंकि पानी जितना जल्दी हीट अब्जॉर्ब करता है, जितने मुश्किल से हीट अब्जॉर्ब करता है उतने मुश्किल से ही निकालता भी है। यानी कि पानी अगर गर्म कर रहे हो कभी भी, बड़े गौर से सुनो, तो मुश्किल से हीट होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह उसको ठंडा करने में भी बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो लैंड तो जो है वो गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी रात में। सी इज़ वार्मर देन लैंड, अब समुद्र गर्म है, लैंड से पूरा दिन सूरज पड़ता रहे। हॉट एयर अबव सी राइज, अब जो समुंदर है उसके अंदर जो गर्म हवा है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब जो ठंडी हवा आ रही है ना लैंड से, वो मूव करना शुरू कर देगी समुंदर के अंदर। इसको कहते होते हैं लैंड ब्रीज। समझ गए जी, तो समझ जाओ। आगे थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट, इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। सन हीट्स लैंड अनइवनली, सम एरियाज लाइक कंक्रीट गेट हॉटर। सन जो है वो ज़मीन को अनइवनली, यानी कि ज़्यादातर जगह लाजमी नहीं है गर्म हो, कुछ जगहों पे करता है, गर्म करता है। जिस तरह से कंक्रीट जो होती है वहाँ पर वो ज़्यादा गर्म होती है, जैसे रोड वगैरह। हॉट एयर राइजेस फ्रॉम दीज एरियाज फॉर्मिंग थर्मल्स, अब ये चीज़ जगह ज़्यादा गर्म हुई होती है तो यहाँ से हवा ऊपर जाना शुरू हो जाती है थर्मल्स की फॉर्म में, यानी कि वार्म एयर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब बर्ड्स जैसे कि ईगल है या हॉक्स है, वो यूज़ करते हैं दीज थर्मल्स टू फ्लाई विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो वो जो ऐसे ही उड़ते रहते हैं ना परिंदे ऊपर, यूं ही बगैर परों को हिलाए हुए, क्योंकि वो हवा जो है ना नीचे से गर्म वाली वो ऊपर जा रही है। तो वो उनकी उसकी मदद से ना अपने पर नहीं हिला रहे होते हैं, ऐसे यूं मूव कर रहे होते हैं, यूं यूं डांस करके। वो उसकी वजह यही होती है। ओके, दे फ्लाई इन सर्कल्स इनसाइड द राइजिंग एयर एंड स्टे अप इन द स्काई इजली, और वो इस सर्कल के अंदर देखो मूव कर रहे होते हैं, कभी देखो बगैर पर हिलाए, क्योंकि वो नीचे से हवा जा रही है, वो उनकी मदद कर रही है उड़ने में, और वो फिर स्काई के अंदर इस तरह से मूव करते रहते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ियों को नहीं पता होती, तो ये बात भी आज पता चल गई होगी आप लोगों को। आगे आते हैं मिनी लैब में, कहता है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट कैपेसिटी क्या है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 kg कोई भी चीज़ है उसको हम लोगों ने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो कितनी हीट हम लोग देंगे, वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, और हीट किस तरह से मूव होती है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक चीज़ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लेक्चर है। लेक्चर से मुराद ये होता है कि बुक के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हैं वो लिखी हुई हैं, वो ये बुक में से ही होता है सारा कुछ, हम लोग लेक्चर बनाते हैं। तो आप लोगों को बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, खाली एक दफ़ा रीडिंग कर लिया करो, लेक्चर सुनने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बुक में जाके दोबारा आप लोग जो है ना कुछ कर रहे हो। एक दफ़ा लेक्चर लो, खाली एक दफ़ा बुक को रीड कर लो, उसके बाद बस आप सब समझ आ जाएगी कि बुक में क्या था। एक्सप्लेनेशन इज इजी वर्स, कहता है टेक 3 हॉट वाटर बॉटल्स एंड फिल देम विद हॉट वाटर, 3 गर्म वाटर की बोतल से लो, उनको गर्म पानी से भर दो। 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पानी हो, मतलब इतना टेम्परेचर हो। कवर ईच बॉटल विद डिफरेंट मटेरियल, हर एक बॉटल को अलहदा मटेरियल से कवर कर दो। वन विद बबल रैप, एक को बबल रैप कर दो ताकि जो है ना कंडक्शन ऑफ हीट ना हो, ताकि कंडक्शन ऑफ हीट रुक जाए। एक को फोम शीट से कर दो ताकि कन्वेक्शन ना हो, यानी कि वो हीट को ट्रांसफर ना कर सके। बबल रैप क्या करेगा कि कंडक्शन, यानी कि उसके अंदर और हीट नहीं आ पाएगी। और कन्वेक्शन क्या है कि आपके पास वो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमने फोम की शेड लगा दी उसकी साइड पे। और एक को हम लोग न्यूज़पेपर से जो है ना कर देते हैं ताकि रेडिएशंस ना आए उसके अंदर। अब एक थर्मोमीटर लो, यूज अ थर्मोमीटर टू चेक द स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ईच बॉटल। थर्मोमीटर लो और चेक करो कि शुरू का टेम्परेचर क्या है हर एक बॉटल के अंदर। प्लेस ऑल बॉटल्स इन द सेम रूम, हर एक बॉटल को सेम रूम के अंदर रख दो जहाँ पर टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान हो। एवरी 15 मिनट्स चेक एंड रिकॉर्ड द वाटर टेम्परेचर ऑफ ईच बॉटल फॉर 1 आवर, हर 15 मिनट बाद क्या करो कि चेक करो, रिकॉर्ड करो टेम्परेचर को हर बॉटल के 1 घंटे के लिए। आफ्टर 1 आवर, हर 1 घंटे के बाद कंपेयर करो विच मटेरियल केप्ट द वाटर हॉट द लॉन्गेस्ट, किस मटेरियल ने पानी को ज़्यादा देर तक गर्म रखा। दिस टेल्स विच इंसुलेशन बेटर, यही हमें बताएगा कि कौन सी इंसुलेशन अच्छी थी। कौन सी वाली? 3 थी, एक थी हमारे पास क्या नाम है, न्यूज़पेपर था, और एक था फोम शीट थी, और एक थी बबल रैप। तो उनमें से बेस्ट कौन सी है ये आप लोगों ने बताना है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन सरफेस कलर, आपके पास रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है सरफेस कलर के ऊपर, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अभी। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन सरफेस कलर,
डिफरेंट कलर्स एब्जॉर्ब एंड एमिट हीट डिफरेंट, हर कलर का अपना तरीका होता है एब्जॉर्ब करता है या हीट को एमिट करता है डिफरेंटली। ब्लैक या डार्क सर्फेसेज हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं एंड गिव ऑफ हीट वेरी वेल बट डू नॉट रिफ्लेक्ट मच। तो वो हीट देने में बड़ी अच्छी होती है ब्लैक या डार्क सर्फेसेज, जितनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। इसलिए काले कपड़े पहन के गर्मियों में बाहर निकलो तो ज़्यादा गर्मी लगती है, या डार्क ब्लू टाइप जितने भी डार्क रंग है, तो ये बड़े अच्छे से हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और हीट देते भी हैं, यानी कि हीट अब्जॉर्ब किया तो देंगे भी, लेकिन हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, यानी कि वापस बाउंस बैक नहीं करते। ब्लैक के बारे में एक खासियत है, ये तो सबको पता होगा। वाइट या शाइनी सिल्वर की सर्फेस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, मगर बहुत बुरी होती हैं हीट को एब्जॉर्ब करने में। इसी वजह से वाइट कपड़े लोग गर्मियों में ज़्यादा पहनते हैं, और क्योंकि वो हीट को और बहुत बुरी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने में भी और एमिट करने में भी, यानी कि निकालने में भी। जब एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगी तो एमिट खाक करना भाई, सही है। दैट्स वाई ब्लैक कलर फील हॉटर इन सनलाइट, इसलिए गर्म कपड़े जो हैं ब्लैक क्लॉथ्स जो गर्म लगते हैं। और सिल्वर कवर आर यूज फॉर कार विंड शीट्स, और सिल्वर कलर के कवर्स यूज होते हैं हमारे पास कार की विंड शीट्स के लिए भी आगे डाले जाते हैं, ताकि जो है ना ज़्यादा धूप ना लगे। आगे है इफेक्ट्स ऑफ टेक्सचर ऑन रेडिएशन। टेक्सचर का क्या इफेक्ट है रेडिएशन के ऊपर? द फील ऑफ अ सरफेस, यानी कि स्मूथ है, रफ है, कैसी है, चेंजेस हाउ इट हैंडल्स हीट। या स्मूथ है तो उसमें क्या होगा, रफ है तो क्या होगा, सरफेस हीट कैसे अब्जॉर्ब करेगा वो। रफ डल एंड डार्क सरफेस अब्जॉर्ब, जो रफ किस्म की सर्फेसेज होंगी, डल किस्म की होंगी, डार्क होंगी, वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगी। एंड गिव ऑफ मोर हीट बट रिफ्लेक्ट्स, और हीट अब्जॉर्ब भी ज़्यादा करेंगी, तो इसका मतलब हीट ज़्यादा दे भी सकती हैं और रिफ्लेक्ट नहीं करती हीट को, यानी कि भगाती नहीं है, अब्जॉर्ब करती हैं। स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेज रिफ्लेक्ट हीट बेटर बट अब्जॉर्ब एंड एमिट लेस। जो हमारे पास स्मूथ सर्फेसेज हैं, बिल्कुल स्मूथ शाइनी भी हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं बड़े आसानी से, लेकिन अब्जॉर्ब और एमिट बहुत कम करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने रिफ्लेक्ट ही करना है, उन्होंने अब्जॉर्ब क्या करना है इसको, हीट को। Walls are made smooth and painted white to keep houses cool by reflecting it. दीवारों को हम लोग स्मूथ बनाते हैं, वाइट कलर का पेंट करते हैं ताकि घर ठंडे रहें और हीट को रिफ्लेक्ट कर दिए करें इजीली। समझ गए? अच्छा जी। सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन रेडिएशन। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट है रेडिएशन के ऊपर? बिगर सरफेस एरियाज लूज और गिव ऑफ मोर हीट देन स्मॉलर वंस एट द सेम टेम्परेचर। बिगर सरफेस, ज़्यादा सरफेस एरिया तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हीट देंगे स्मॉलर वन से, क्योंकि उसके ऊपर वो कम एब्जॉर्ब कर रही है। That's why heaters and car radiators have big surfaces to cool or heat faster. इसलिए हीटर्स या कार के जो रेडिएटर्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी सर्फेसेज होती हैं, बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो जल्दी से ठंडा करें गाड़ी को और हीट को जो है वो जल्दी से क्या करें, बाहर भगाएं। यानी कि रेडिएटर्स के अंदर क्या है कि बड़े बड़े रेडिएटर्स होते हैं ताकि हीट जल्दी से बाहर निकले। इस तरह हीटर्स जो है गाड़ी के अंदर जो लगे होते हैं, एसी, वो भी बड़े बड़े होते हैं ताकि वो क्या है कि हमारे पास क्या करें, अच्छे से हम लोगों को कूलिंग दें। आगे मिनी लैब डल ब्लैक वर्सेस शाइनी सिल्वर कैन्स। दो किस्म के कैन है, एक डल ब्लैक किस्म का, एक शाइनी सिल्वर का कैन है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेक टू कैन, दो कलर के, कहता है दो किस्म के कैन लो, एक ब्लैक लो, एक शाइनी सिल्वर ले लो। फिल बोथ विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ पानी से भर दो। हीट देम द सेम वे, दोनों को एक तरफ से हीट भी दो। द ब्लैक कैन विल हीट अप फास्टर बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स मोर हीट। ब्लैक वाला फास्टर जो है ना हमारे पास हीट अप होगा क्योंकि वो ज़्यादा हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, यही हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन बाद में इफ़ यू पुट बॉइल्ड वाटर इन देम विदाउट इट, अगर तुम लोग डायरेक्ट पानी बॉइल्ड वाला डाल दो उनके अंदर, हीट ना करो उन कैंस को, द ब्लैक कैन विल कूल डाउन फास्टर, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा बिकॉज इट लूजेज हीट फास्टर। देखो जितने अच्छे से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है ब्लैक वाला, उतने जल्दी से हीट बाहर भी निकालेगा क्योंकि वो एमिट भी अच्छे से करता है हीट ब्लैक। तो अगर हम लोग बॉइल्ड पानी दोनों में डालें तो हमारे पास जो ब्लैक वाला है वो अच्छे से फिर ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। शाइनी सिल्वर्स कैन रिफ्लेक्ट हीट एंड चेंजेस टेम्परेचर मोर स्लोली। जो हमारे पास शाइनी किस्म की सिल्वर के कैन होगा वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को और चेंज करता है टेम्परेचर को स्लोली, वो बड़े आराम से ठंडा होगा शाइनी सिल्वर। इसलिए ब्लैक वाले में डालो तो चीज़ ठंडी भी जल्दी होगी, गर्म भी जल्दी होगी। समझ गया? ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रेडिएशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है हमारे पास रेट ऑफ रेडिएशन के ऊपर? हॉटर थिंग्स गिव ऑफ मोर हीट दैन कोल्डर थिंग्स। जो हमारे पास गर्म चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हीट देती हैं कोल्डर वालों से। सन हॉटर है, एक स्टोव से, यानी कि जो घर में एक सिलेंडर होता है, चूल्हा या कोई भी एक चूल्हा जो होता है, उससे सन गर्म है, सो इट गिव्स ऑफ मच मोर रेडिएशन। इसी वजह से वो ज़्यादा रेडिएशन देता है सूरज। बच्चों वाली बात है लेकिन चलो। व्हेन समथिंग एब्जॉर्ब्स मोर हीट, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है बजाय कि इसके कि वो ज़्यादा हीट दे भी, खाली एब्जॉर्ब भी किए जा रही है, तो वो चीज़ ज़्यादा गर्म होती है। या तो वो हीट ले भी ज़्यादा और निकाल भी दे, एमिट भी कर दे, तो वो इतनी गर्म नहीं होती। व्हेन समथिंग
gives off more heat than it absorbs, it cools down। कहता है जब कोई चीज़ ज़्यादा हीट बाहर निकालती है बजाय के absorb करने के, तो वो ठंडी रहती है, वो cools down रहती है। If absorbing and giving off heat are equal, अगर दोनों चीज़ें equal हो, यानी कि absorb भी equal कर रही है, बाहर भी उतनी निकाल रही है, ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर स्टेज द सेम, और वो टेम्परेचर पे सेम रहता है, उस चीज़ का ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता। इसी को हम लोग थर्मल का इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर चेंज ना होना। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या था, आ कप ऑफ टी कूल्स डाउन, एक कप ऑफ टी ठंडा हो जाता है, एंड फाइनली बिकम्स द सेम टेम्परेचर एज अ रूम। ठंडा होकर वो रूम के टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है। अगर रूम का टेम्परेचर 25 से 30 है, अगर 25 है तो फिर क्या है कि वो हमारे पास रूम के टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। इतना ही होता है, रूम का टेम्परेचर 20 से 25, तो उसी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो हीट बाहर निकालता रहता है, फिर अंटिल चाय ठंडी हो जाती है, चाय ठंडी हो गई जी, इसी वजह से होती है। लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट, एक तो एक्सपेरिमेंट सारा दिमाग खा गए ना। लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको देखते हैं। A Leslie cube has 4 sides, 4 sides होती हैं। ब्लैक होता है, वाइट, मेट ब्लैक एंड शाइनी मेटल, ये 4 साइडें होती हैं उसकी। फिल इट विद हॉट वाटर टू मेक इट वार्म, कहता है उसको पानी से भर दो, हर चीज़ को बस पानी से भर दो ताकि वो गर्म हो जाए। यूज एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर टू मेजर हाउ मच हीट ईच साइड गिव्स ऑफ, एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है जो कि देखता है कि कितनी हीट निकल रही है हर साइड से। द ब्लैक साइड विल गिव ऑफ द मोस्ट हीट, ब्लैक साइड जो सबसे ज़्यादा हीट बाहर निकालेगा। द शाइनी मेटल साइड विल गिव ऑफ द लीस्ट हीट, शाइनी मेटल जो है वो सबसे कम हीट बाहर निकालेगा। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर इन किचन, हीट ट्रांसफर का क्या फ़ायदा है एप्लीकेशंस किचन के अंदर, इसका क्या फ़ायदा। कंडक्शन, सबसे पहला फ़ायदा कंडक्शन। हीट मूव फ्रॉम द स्टोव टू द पैन एंड फ्रॉम द पैन टू द फूड बाय टचिंग, कहते हैं हीट मूव करती है स्टोव से पैन के ऊपर, स्टोव नीचे लगा हुआ है चूल्हा, उससे पैन के अंदर जाएगी, जो भी पैन अंडा पकाने के लिए रखा है जो भी, और पैन से वो जा रही है फूड के अंदर, फिर फूड के अंदर जा रही है बाय टचिंग, क्योंकि वो फूड उसके साथ टच हो रहा है ना पैन के साथ। आगे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इन बॉइलिंग वाटर हॉट वाटर राइज एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, ये हम लोग 10 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि पानी को गर्म कर रहे हैं तो हॉट वाटर ऊपर जाएगा, कोल्ड वाटर नीचे आएगा, सिंक्स नीचे आएगा, मेकिंग अ सर्कुलर मूवमेंट, ये सर्कुलर मूवमेंट ही बन रही है, ठीक है। आगे है रेडिएशन। हीट आल्सो ट्रेवल्स डायरेक्टली थ्रू द एयर टू द फूड, हीट डायरेक्टली ट्रांसफर भी होती है, ट्रैवल करती है। रेडिएशन का मतलब ये होता है, रेडिएशंस की फॉर्म में, कि वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाती है, ट्रैवल्स करती है एयर से फूड के अंदर, अगर एयर गर्म है तो। हैंडल्स ऑफ पैन्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक और वुड सो दे डोंट गेट टू हॉट, और प्लास्टिक्स या वुड से बनाए जाते हैं रेडिएशन ताकि रोकने के लिए हमारे पास हैंडल्स जो होते हैं पैंस के, वरना उसको पकड़ा ही नहीं जाता, कपड़े से पकड़ना पड़ता है, समझ गए। यस, आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन लेस्ली क्यूब, लेस्ली क्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट। वी फिल द लेस्ली क्यूब विद बॉइलिंग वाटर टू हीट इट अप, हम लोग लेस्ली क्यूब को बॉयल करते हैं, फिल कर देते हैं पानी से, विद बॉइलिंग वाटर टू हीट इट अप, बॉइलिंग वाटर के साथ फिल करते हैं ताकि गर्म हो जाए लेस्ली क्यूब। वी वेट अंटिल इट गेट हॉट इनफ, हम लोग वेट करते हैं ताकि ज़्यादा देर, ताकि वो हॉट हो जाए, क्योंकि अभी अभी गर्म पानी डाला है। वी यूज़ एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर टू मेजर हाउ मच हीट रेडिएशन ईच सर्फेस ऑफ द क्यूब्स गिव ऑफ, हम लोग चेक करते हैं कि कितनी हीट शीट दी है हर एक साइड ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर के साथ। द इंफ्रारेड थर्मोमीटर चेक्स हीट फ्रॉम द सेम डिस्टेंस फॉर ईच, ये तो भाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने ब्लैक सर्फेसिस और डार्क के और ब्लैक के साथ और किसके लिए की थी, शाइनिंग के लिए की थी, और डार्क और वाइट सरफेस को नहीं देखा था, वो भी देख लेते हैं। डार्क कलर सरफेस क्या करती है और वाइट वाली क्या करती है। डार्क कलर सरफेस इज गुड एट अब्जॉर्बिंग एंड गिविंग ऑफ हीट बट बैड एट बाउंसिंग हीट बैक, वो अच्छी है, जल्दी से हमारे पास हीट अब्जॉर्ब भी कर लेती है और हीट निकाल भी देती है, लेकिन बैड है हीट को भगाने में, बैड है। अब्जॉर्ब भी जल्दी करेगी, भगाएगी भी जल्दी, लेकिन अब्जॉर्ब करके एमिट करने में अच्छी है, लेकिन बाउंस बैक का मतलब आने ही ना दे, यानी कि एकदम भगा दे, उसमें बहुत बुरी होती है। और वाइट सरफेस बाउंसिंग बैक पे अच्छी है, लाइक हीट को अब्जॉर्ब भी नहीं होने देती, यानी कि हीट अब्जॉर्ब करने में बुरी है और हीट देने में भी बुरी है, लाइक निकालती भी नहीं है, क्योंकि अब्जॉर्ब करेगी तो निकालेगी ना, और अब्जॉर्ब करेगी तभी हीट गिव ऑफ भी करेगी। तो ये था थोड़ा सा, ये ऑलरेडी देख चुके थे, दोबारा आ गया, और ये भी हम लोग शायद देख चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कुकिंग इन किचन पैन, यानी कि जो हीट है वो मूव कर रही है डायरेक्टली इन द कंडक्शन, ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब ये खाली देखना है हीटिंग है रूम बाय कन्वेक्शन, ये देख लेते हैं बी पार्ट इसका। एक रूम को किस तरह से हम लोग हीट करते हैं कन्वेक्शन के ज़रिए। अगर सर्दियाँ, इन विंटर गैस हीटर्स वार्म द एयर, तो गैस के जो हीटर्स हैं वो हवा को गर्म करते हैं। हॉट एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस, तो गर्म हवा क्या होती है वो हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है।
कोल्ड एयर कम्स डाउन टू गेट हीट, फिर ऊपर से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है नीचे, ताकि अब मुझे भी गर्म करो। नीचे वाली ऊपर गई, ऊपर वाली यार कह रही है मुझे, नीचे आ जाती है कि मुझे गर्म करो। दिस मूवमेंट ऑफ एयर, ये जो नीचे वाली ऊपर जा रही है यानी कि गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है, ये इसको कहते होते हैं हॉट राइजिंग कोल्ड सिंकिंग, यानी कि हॉट वाली ऊपर चली जाती है, कोल्ड वाली सिंक यानी कि नीचे आ जाती है। इसकी वजह से तो रूम गर्म रहता है। ये अगर ना हो तो फिर खाली नीचे वाली हवा ठंडी हो, गर्म हो। समझ रहे हो? ओके। हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम, कोल्ड वाटर इंटर्स स्टोरेज टैंक। हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। कहता है जो कोल्ड वाटर है वो एंटर हो जाता है एक स्टोरेज टैंक के अंदर, यानी कि जो ठंडा पानी है वो एक स्टोरेज टैंक के अंदर चला गया। अब क्या होगा, द टैंक हीट्स वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और गैस। ये जो टैंक है वो हीट करेगा पानी को, बिजली के जरिए भी कर सकता है, गैस के जरिए भी उस पानी को, जो ठंडा पानी है उसको गर्म करेगा। हॉट वाटर स्टेज एज अ टॉप, जो गर्म पानी है वो टॉप पे रहेगा। कोल्ड वाटर स्टेज एट द बॉटम, ठंडा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं। वैन यू ओपन अ टैप, जब आप लोग खोलते हैं टैप, हॉट वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टॉप, तो एकदम से वो जो गर्म पानी है ना वो टॉप से निकलना शुरू हो जाता है बाहर। इसी वजह से तो होती है बड़ी ज़्यादा गर्मी। जब आप लोग एक कोई भी कंटेनर लेते हो घर के अंदर, जो लगे होते हैं ऊपर टैंकियाँ प्लास्टिक वाली, उसके अंदर से इतना गर्म पानी क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि हीट जा रही है, हीट बड़ी ज़्यादा जा रही है, और ये निज़ाम उसमें भी चलता रहता है, नीचे वाला गर्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसमें हीट पड़ रही है ऊपर की तरफ से। जब देखो ना उसको, तो उसकी हीट ऊपर से पड़ रही होती है, या इस तरह से वो टैंक है तो उसकी साइडों से हीट्स पड़ रही होंगी, लेकिन निज़ाम वही है, सारा पानी गर्म हो जाता है। यानी कि हीट पड़ रही है, नीचे वाला गर्म हुआ है वो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ठंडा वो नीचे आएगा, वो कहेगा मुझे भी हीट करो, सारा पानी हीट अप हो जाता है। मेंटेनिंग अ लिक्विड टेम्परेचर, थर्मोस फ्लास्क, थर्मोस जिसको कहते हैं उर्दू में थर्मोस, उसके बारे में पढ़ने लगे। थर्मोस फ्लास्क कीप लिक्विड्स हॉट और कूल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, या बहुत ज़्यादा गर्म रखने के लिए और ठंडा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है थर्मोस को, चाय छा पाने वास्ते। इट हैज़ टू वॉल्स विद अ वैक्यूम बिटवीन दैम, इसके अंदर दो दीवारें होती हैं, उसके अंदर वैक्यूम होती है, यानी कि वैक्यूम क्या करती है, आपके पास एयर को जो है ना नहीं आने देती, उसके अंदर एयर नहीं होती। वैक्यूम स्टॉप हीट फ्रॉम मूविंग बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। वैक्यूम क्या करती है, एक एम्प्टी स्पेस होती है जो कि आपको ना कंडक्शन होने देती है ना कन्वेक्शन होने देती, ना हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी। द इनर वॉल्स आर शाइनी टू रिफ्लेक्ट हीट एंड स्टॉप हीट लॉस, अंदर की वॉल्स बहुत शाइनी होती हैं ताकि हीट रिफ्लेक्ट ना हो और हीट बाहर ना निकले, हीट को लॉस ना, इस वजह से शाइनी बनाई जाती है। मेरा गला तो किया जाए। आगे कहता है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स, ई पार्ट के अंदर कहता है, ये अब हम लोगों ने देखना। रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स के अंदर किस तरह से हमारे पास थर्मल एनर्जी रिड्यूस हो सकती है। कहता है गुड इंसुलेशन कीप्स होम वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, अच्छी इंसुलेशन की हो घर की तो हमारे पास घर गर्म भी रहेंगे सर्दियों के अंदर और ठंडे रहेंगे समर्स के अंदर। इंसुलेशन की हुई है, बाहर से कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं आ रही, बाहर से अंदर नहीं जा रही। इंसुलेशन के मटेरियल्स जो स्लो डाउन करते हैं हीट को, कि वो अंदर आए या बाहर जाए, उससे रोक देते हैं क्योंकि इंसुलेट कर देते हैं। एग्जांपल्स, डबल ग्लास विंडोज विद एयर और वैक्यूम इन बिटवीन, डबल ग्लास विंडोज होती हैं जिसके अंदर हवा होती है या एयर या वैक्यूम होती है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास अंदर से हीट बाहर ना आए, बाहर से अंदर ना जाए। फोम इनसाइड वॉल्स एंड सीलिंग्स, फोम लगाई होती है सीलिंग्स के अंदर या दीवारों के अंदर भी ताकि हीट ट्रांसफर ना हो दीवारों के अंदर। थिक कर्टन्स, यानी कि कर्टन्स लगाए होंगे बहुत ही हैवी किस्म के ताकि हीट अंदर ना आए। ओके। गुड डिज़ाइन टू ब्लॉक समर सन, ऐसा डिज़ाइन घर का बनाया जाए ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना पड़े घर के, ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। Measuring temperature with infrared thermometers. Every object gives off invisible heat called waves called infrared radiation. हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट देता रहता है और उसको infrared radiation कहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। We can't see these waves but we can feel them as heat. हम लोग उनको देख नहीं सकते लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से हीट आ रही है, तो उसको टेम्परेचर, उसको मेजर करने के लिए जो है ना हमारे इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं। Infrared thermometers are special devices that sense these invisible heat waves to measure temperature. वही इसको measure करते हैं। These thermometers are used when it is unsafe or difficult to touch the object directly. ये तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को टच करना अनसेफ हो, कि लाइक नहीं कर सकते टच, या मुश्किल हो टच करना, डायरेक्टली टच करना गर्म होने के चांसेस होते हैं हाथ वगैरह ये ना। जैसे कोरोना के अंदर हम लोग जो है वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज़ करते थे, लोगों को बगैर टच के उनके खाली माथे के करीब लेके जाकर वो टुश बटन दबा देते तो पता चल जाता था इसका इतना टेम्परेचर है। देर आल्सो यूज टू चेक टेम्परेचर्स ऑफ वेरी हॉट प्लेसेस, लाइक बहुत ही गर्म जगहों का टेम्परेचर पता करने के, फर्नेसेस फैक्ट्रीज के अंदर, या कोई फूड स्टोरेज रूम है
या कोई डेंजरस एरियाज़ हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स पड़े हैं, बजाय के टच करने के इन्हीं इन्हीं के ज़रिए हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर को। इंफ्रारेड थर्मोमीटर को यूज़ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। रीड द मैनुअल बुकलेट दैट कम्स विद द डिवाइस। बुकलेट छोटी सी हर डिवाइस के साथ मिलती है, इसके साथ भी मिलती है, उसको रीड करो। टर्न ऑन द थर्मोमीटर एंड सेलेक्ट द स्केल। डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में से कोई भी एक अपने मर्जी से स्केल सेलेक्ट कर लो। पॉइंट इट एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द राइट डिस्टेंस। इसको ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करो, राइट डिस्टेंस से करीब जाके थोड़ा सा बटन दबाओ और होल्ड किए रखो उसको जब तक टेम्परेचर रीडिंग ना आ जाए और स्टेबल ना हो जाए। व्हेन यू हियर अ बीप, जब आपको एक बीप सुनाई दे, जस्ट देखो कि एक नंबर आ गया, एक असल वाला स्टडी नंबर, तो उस टेम्परेचर को नोट कर लो। अंडरस्टैंड द डीएस रेशो। ये कुछ प्रिकॉशन बता रहा है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। डिस्टेंस टू स्पॉट। डीएस रेशो का मतलब होता है कि बहुत दूर नहीं रखना उसको, थोड़ा सा करीब रखना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंफ्रारेड टेम्परेचर जो है वो कहाँ से मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर ये पड़ा तो थोड़ा सा करीब से होगा, उसकी एक रेशो होती है। अगर डिस्टेंस रेशो 12:1 है, यानी कि स्टैंडिंग 12 इंचेस अवे विल मेजर 1 इंच सर्कल एरिया, यानी कि अगर आप 12 इंच दूर खड़े हो उस ऑब्जेक्ट से तो खाली 1 इंच के सर्कल एरिया को आप मेजर कर पाओगे। तो ये हर एक का अलहदा हो सकता है डीएस रेशो। डू नॉट मेजर स्मॉल मूविंग वेट शाइनिंग रफ सर्फेसेज। ये मेजर नहीं करता बहुत ही छोटी सर्फेस को, या कोई मूव कर रही सर्फेस एक जगह पर आएगी तो करेगा, या गीली को, या शाइनी सर्फेस है, या रफ ऑब्जेक्ट्स उनको मेजर नहीं करता। कीप चेकिंग इट्स एक्यूरेसी बाय कंपेयरिंग विद मर्करी थर्मोमीटर। इसकी एक्यूरेसी चेक करते रहो क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, ख़राब ना हो जाए। मर्करी थर्मोमीटर जो होता है वो नेचुरल होता है, वो जो आप लोगों को डॉक्टर बगल में डालने के लिए देता है या मुंह में डालने के लिए, ठीक है, वो मर्करी टेम्परेचर होता है जिसका मर्करी डाला होता है, और दैट्स इट। ओके, आगे है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। 10.4 के अंदर हम लोगों ने देखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास क्या होती है। देखो, अर्थ एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सेंड्स सम हीट बैक इनटू एयर। अर्थ के अंदर सनलाइट आ रही है सूरज से, अर्थ को जो है ना गर्म करने के लिए सनलाइट भेजता है। अर्थ इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ, और कुछ को वापस एयर के अंदर भेज देती है। Gases like water vapor, carbon dioxide and methane trap some of this heat and send it back to earth। अब अर्थ वापस भेजती है, लेकिन क्या है कि ये जो हवा के अंदर हमारे पास पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ये इस गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये वापस जा रही होती है, छिपली है, उसको रोक लेते हैं। दिस कीप्स अर्थ वार्म एनफ फॉर लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम तक ज़मीन गर्म रहती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर ना होता, कोई हवा नहीं होती, कुछ भी ना होता, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, तो अर्थ का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया होता रात को, इतना ज़्यादा जिस तरह मून पे होता है, और लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन गैसेस की वजह से हम लोग जिंदा हैं कि अपने अंदर हीट को ट्रांसफ़र कर लेती हैं और एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन इंसानों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इंसानों ने कुछ ज़्यादा ही अन्नी मचा के रखी हुई है, जैसे कि कोयला, गैस, ऑयल वगैरह बर्न करने से, ये दरख्त काटने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। लाइक ठीक है, वो नॉर्मल थी, थोड़ी बहुत हीट अपने अंदर रखती थी, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। दिस गैसेस ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट। अब ये ज़्यादा हीट अपने अंदर जो है ना ट्रैप करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इफेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? सबसे बड़ा फैक्टर फ्लडिंग, जो है ना सैलाब आना। ग्लेशियर्स जो है इतने सालों से, अरबों सालों से जो है ना, अरबों नहीं करोड़ों सालों से जो है वो ठंडे यख पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि ये पिघलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाते हैं, यानी कि समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लड आ रहा है। इसकी वजह से फ्लडिंग, कोस्टल एरियाज जहाँ पर ये ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, या जो हमारे पास समुद्र के इलाके होते हैं, वहाँ पर फ्लड के खदशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हरिकेन्स, वार्मर ओशंस गिव हरिकेन्स मोर पावर। जो गर्म समुद्र होते हैं वो हरिकेन्स को ज़्यादा पावर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा तेज़ हवाएं आती हैं, हरिकेन्स आते हैं, ज़्यादा तेज़ से हवाएं चलती हैं, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। सम प्लेसेस गेट मच मोर रेन बिकॉज ऑफ मोर एवेपोरेशन। ज़्यादा जो है ना एवेपोरेशन शुरू हो जाती है, हीट की वजह से ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है ज़्यादा पानी, जिसकी वजह से बारिश भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। या फिर ड्राउट्स सम एरियाज बिकम वेरी ड्राई बिकॉज सॉइल लॉसेस वाटर क्विकली। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ना कहत साली हो जाती है। ड्राउट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास पानी जो है वो कम हो जाता है और बिल्कुल ज़मीन ड्राई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से हमारे पास जो है ना पानी ज़मीन से उड़ना शुरू हो जाता है, तो इसी को ड्राउट्स कहते हैं। ज़्यादा ड्राई हो जाती है ज़मीनें, तो ये सब हमारे पास मुश्किलात हमें पेश आती हैं। साथ में वाइल्ड फायर्स, यानी कि हमारे पास जो दरख्तों को आग लगती है। हॉटर एंड ड्राइयर एरियाज कैच फायर ईजिली। जो गर्म इलाके होते हैं या ड्राई इलाके होते हैं, वहाँ पर फिर ज़्यादा जल्दी आग भी लगती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़े और लीडिंग टू बिगर एंड मोर डेंजरस वाइल्ड फायर, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी जो है ना हमारे पास आग लग जाती है जंगल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर मोर फायर्स।
Hotter and dry air dries such plants and trees, making them burn easily. अब ये गर्म हवा थी, उसके अंदर पहले ही गर्म इलाके ड्राई हुए इलाके हैं, तो ज़रा सी आग लगेगी, जल्दी से चीज़ें जलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि नमी तो है ही नहीं. लॉन्गर फायर सीजन्स बिकॉज ऑफ मोर हॉट डेज, ज़्यादा दिनों तक फायर आगे लगी रहती है क्योंकि दिन गर्म होते हैं. चेंजेस इन रेन पैटर्न्स मेकिंग सम एरियाज वेरी ड्राई, रेन के पैटर्न्स चेंज होते हैं, कुछ इलाकों में वो ड्राई हो जाते हैं, वहाँ पर बारिश नहीं होती. आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास थोड़ी सी मिनी लैब है. यूनिट 10 मिनी लैब हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को डिस्कस करने लगे. कार्बन फुटप्रिंट एट डेली evaporation. A carbon footprint means how much harmful gases like carbon dioxide we are adding to the air by doing daily activities such as driving cars, using electricity, cutting trees or running factories. Carbon footprint का मतलब ये होता है कि हम लोग कितनी ज़्यादा harmful gases जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसको हवा के अंदर भेज रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ चला चला के धुएं निकाल निकाल के, या बिजली बना बना के, बिजली के ज़रिए, या दरख्त काट काट के, या फैक्ट्रीज के ज़रिए. वी कैन मेक अवर कार्बन फुटप्रिंट स्मॉलर बाय डूइंग सिंपल थिंग्स. बड़े आसानी से हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, जैसे कि अनप्लगिंग अनयूज डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे उसके प्लग बाहर निकाल दो. यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी दैट सेव्स एनर्जी, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ताकि एनर्जी सेव हो. एंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम विंड और सन, या सूरज की या हवा से एनर्जी यूज़ की जाए तो अच्छी है क्योंकि वो यूजेबल होती है, दोबारा यूज़ कर सकते हो बार बार, तो ये बहुत अच्छे काम कर सकते हो. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मीन्स हाउ मच वाटर, हाउ मच लैंड वाटर एंड रिसोर्सेज वी नीड फॉर आवर लाइफ स्टाइल. इफ आवर फुटप्रिंट इज बिग, अगर हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा है इकोलॉजिकल का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इट मीन्स वी आर यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज विच इज़ बैड फॉर, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे अर्थ की, क्योंकि बुरी बात है, अर्थ की रिसोर्सेज इतनी नहीं यूज़ करनी चाहिए, समझ रहे हो. हाँ जी, लेकिन हम तो करेंगे. हाँ हाँ. इफ़ योर कार गिव्स आउट 0.2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी किलोमीटर एंड यू ट्रैवल 5 किलोमीटर डेली, यू माइट, अगर आपकी गाड़ी इतनी 0.2 kg की कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और आप रोज़ाना 5 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, इसका मतलब आप रोज़ाना 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो एक दिन की. फॉर 5 स्कूल डेज इन अ वीक, अगर आप 5 दिन स्कूल जाते हो तो इसका मतलब आप कितना दे रहे हो, 5 किलो पर वीक. तो गलत बात है ना फिर, लेकिन क्या करें भाई, सोल्यूशन नहीं है इसका. सोल्यूशन तो है, गाड़ियाँ लेनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, वॉक करो, दौड़ो, भाजो, लेकिन गाड़ियाँ ना यूज़ करो इससे हर काम के लिए. विंटर स्टॉर्म्स. Winter storms are bad weather events that bring heavy snow, freezing rains on ice along with strong winds. जो हमारे पास सर्दियों में तूफान आते हैं वो बहुत ही बुरा मौसम लाते हैं. यहाँ पर तो नहीं आते, कनाडा वगैरह में आते हैं, बहुत ज़्यादा स्नो होती है, बारिश जो है वो फ्रीजिंग रेन हो रही होती है, बर्फ़ आती है, बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं. ये इस वजह से होता है हैपन बिकॉज देयर इज़ मोर वाटर वेपर मॉइस्चर इन द एयर, क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही. इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग को दरख्त काटना बंद करना चाहिए, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, दरख्त नहीं काटने चाहिए, ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए, फॉरेस्टेशन ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. यूज़ एनर्जी दैट डज नॉट रिलीज मच ग्रीन हाउस गैस, ऐसी एनर्जीज यूज़ करनी चाहिए जो कि ग्रीन हाउस गैस को इतना ना निकाले. बिल्ड स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर, ऐसी बिल्डिंग्स को बनाएं जो कि इन मुश्किल वेदर्स में हमारा साथ दे सके, ना कि टूट जाएं. रिसेंट हीट वेव्स एंड फ्लड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर रिसेंट हीट वेव्स और फ्लड्स आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा है. इन मई एंड जून 2022, मई और जून के अंदर पाकिस्तान एंड इंडिया हैड वेरी डेंजरस हीट वेव्स विद टेंपरेचर वेंट अबव 51 डिग्री सेल्सियस. मई और जून के अंदर 2022 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतना टेंपरेचर बढ़ गया था 51 डिग्री सेल्सियस. साइंटिस्ट से दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो साइंटिस्ट ने कहा था इतना ज़्यादा टेंपरेचर बढ़ गया. और 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा रेन हुई मानसून के अंदर, और ग्लेशियर से जो है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस भी ज़्यादा हुई. शुक्र है इंडिया ने नहीं कह देता कि इंडिया ने एक ही था. प्रोविंसेस लाइक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब सफर्ड बैडली, सारे प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. अच्छी बात, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएं बुक वालों ने. हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर 10.5 हमारे पास आ गया. फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़, इसको देखते हैं. द अर्थ इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, अर्थ 3 चीज़ों से बनी हुई है. कोर यानी कि दरमियान वाला अर्थ का पार्ट जो कि बहुत गर्म होता है. मेंटल थिक लेयर अबव कोर, इससे मेंटल जो है वो क्या होती है, एक बड़ी थिक किस्म की लेयर होती है, कोर से ऊपर होती है. क्रस्ट, आउट मोस्ट थिन लेयर वेयर वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं. द कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट, सही गर्म पार्ट है कोर. देखो इस तरह जो यूं अर्थ है पूरी गोल ले लो, इसका जो नीचे वाला सारा पार्ट है ना, ये कोर है, ये बहुत ही गर्म होता है. ठीक है, ज़मीन से फुल नीचे जाते रहो तो ये बहुत हॉटेस्ट पार्ट है. 6000 डिग्री सेल्सियस है. ये आयरन और निकल से बना हुआ है, लोहा और तांबा.
हीट साइड द अर्थ कम्स फ्रॉम, जो हीट है अर्थ के अंदर से वो कहाँ से आती है? लेफ्ट ओवर हीट फ्रॉम व्हेन अर्थ फॉर्म, जब जो हीट हमारे पास बच गई थी जब अर्थ बनी थी, अल्लाह ने दुनिया को बनाया था। ब्रेक डाउन डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, और जो हमारे पास डिके होता है, यानी कि हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है यूरेनियम वगैरह, ये जब हमारे पास डिके हो रहे होते हैं यानी कि ख़त्म हो रहे होते हैं क्योंकि रेडिएशन निकालते रहते हैं, उसकी वजह से भी हीट आती है। प्रेशर फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ से भी प्रेशर पड़ता है और ग्रेविटी अपना एक प्रेशर लगाती है, उसकी वजह से भी हीट आती है। द मेंटल इज सॉलिड बट कैन स्लोली मूव लाइक सॉफ्ट प्लास्टिक बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। मेंटल जो है वो सॉलिड होती है और स्लो भी होती है, स्लोली मूव भी कर सकती है उसकी सॉफ्ट प्लास्टिक की तरह क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। मैग्मा हॉट होता है, मेल्टेड रॉक होता है जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर है। मैग्मा, फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ, मैग्मा का जो है ना हम लोगों ने देखना है। सो जस्ट अ मिनट, मैं एक चीज़ का ये देख रहा हूँ। ओके, फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ, इसको देखते हैं। खाली मुझे एक सेकंड दो, मेरा गला सूख गया भाई बोल बोल के। अच्छा, तो फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ को डिस्कस करते हैं। मैग्मा भी जो है एक हीट किस्म का रॉक होता है ठीक है, बहुत ही सख्त किस्म का। द हीट इनसाइड द अर्थ मेल्ट्स रॉक्स एंड फॉर्म्स मैग्मा, मैग्मा किस तरह से बनता है? जो हीट होती है अर्थ के अंदर से वो मेल्ट होती है, वो बड़े बड़े पत्थर बना देती है जिसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा लाइटर होता है यानी कि लेस डेंस होता है देन सॉलिड रॉक्स, सॉलिड रॉक्स काफ़ी बड़े होते हैं, ये काफ़ी हल्का होता है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, राइजेस अप। हीट मूव्स फ्रॉम द कोर टू मेंटल थ्रू कंडक्शन, जो हीट है वो मूव करती है नीचे कोर से मेंटल की तरफ, ऊपर की तरफ कंडक्शन के जरिए। डायरेक्ट हीट ट्रांसफर, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर जब होगा यानी कि कोर से मेंटल का डायरेक्ट हीट ट्रांसफर, यानी कि कोर है उसी से मेंटल है तो डायरेक्ट कंडक्शन हो रही है। कन्वेक्शन करंट्स आर मोमेंट्स व्हेन हॉट मैग्मा राइजेस एंड कोल्ड मैग्मा सिंक। देखो अब मैग जो हॉट मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आता है क्योंकि वो गर्म है, एंड जो कोल्ड मैग्मा है वो नीचे चला जाता है, वो नीचे चला जाता है, वो हम लोग बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर हॉट मैग्मा है तो ऊपर जाएगा, कोल्ड मैग्मा है तो नीचे सिंक हो जाएगा। इफ मैग्मा फाइंड्स अ वे टू कम आउट थ्रू क्रैक्स, अगर मैग्मा कोई तरीका निकाल लेता है किसी तरह से बाहर आ जाए क्रैक्स के जरिए, तो फिर वो लावा की फॉर्म में आता है, जो अब से लावा लावा की फॉर्म में वो बाहर आता है, वो वल्केनोज जिसकी वजह से आते हैं, तो यही होता है मैग्मा, इसका कसूरवार होता है। वल्केनोज इरप्शन, मैग्मा राइजेस बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड हीट डिफरेंसेस, मैग्मा ऊपर आ जाता है क्योंकि प्रेशर होता है और हीट के डिफरेंस होते हैं। इट कोलेक्ट्स इन अ मैग्मा चैम्बर इनसाइड द अर्थ, के अंदर मैग्मा चैम्बर होता है वहाँ पर आ जाता है। गैसेस लाइक वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप इनसाइड मैग्मा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रैप हो जाती है मैग्मा के अंदर, वो क्योंकि पहले ज़मीन के अंदर होती है। एंड प्रेशर बिकम्स टू, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो रॉक क्रैक हो जाता है और मैग्मा बर्स्ट आउट थ्रू वेंट्स, तो मैग्मा एकदम बाहर निकल आता है वेंट्स के जरिए। वेंट क्या होता है कि ओपनिंग इन द एयर वेयर मैग्मा काउंट, जहाँ से उसने बाहर निकलना होता है, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है। द मैग्मा दैट कम्स आउट इज कॉल्ड लावा, ये जो लावा होता है ये मैग्मा ही होता है जो बाहर निकलता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इरप्शन डिपेंड्स ऑन मैग्मास थिकनेस, ये जो हमारे पास इरप्शन होती है यानी कि किस वजह से बाहर निकल रहा है, ये बहुत डिपेंड करती है मैग्मा की थिकनेस कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर कितनी गैस की अमाउंट थी, कितना वाटर का पानी कितना था, उस तरह उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो बाहर निकलता है। ये हमारे पास लावा। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो लार्ज पीसेस होती हैं अर्थ की आउटर शेल के अंदर, यानी कि जो क्रस्ट और अपर मेंटल होता है इससे मिलकर बनती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दे फ्लोट ऑन द सॉफ्टर लेयर, वो ये फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं सॉफ्टर लेयर के ऊपर, जिसको हम लोग एस्टेनोस्फीयर भी कहते हैं। तो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर ये फ्लोट कर रही होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ मैग्मास कन्वेक्शन करंट्स बीनीथ देम, प्लेट प्लेट क्यों मूव करती है टेक्टोनिक प्लेट? क्योंकि जो मैग्मा की कन्वेक्शन है ना, मैग्मा तो पहले ही गर्म है, उसकी कन्वेक्शन होती है, उन्हें हीट अपनी देती है, जिसकी वजह से जो है ना ये हमारे पास प्लेट्स मूव करती हैं। प्लेट्स किस तरह से मूव कर सकती हैं? मूव्स अपार्ट, एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं, डाइवर्ज, एक दूसरे के अंदर जाके बज जाती हैं। क्रैश इनटू ईच अदर, कन्वर्ज जिसको कहते हैं। स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करती हैं, जिसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तीनों तरीके से जो है ना हमारे पास ये प्लेट्स जो है ना मूव करती हैं। इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, वोल्केनोज इरप्शंस भी होती हैं और माउंटेन्स भी इन्हीं की वजह से बनती है। अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो माउंटेन्स भी बन जाती हैं। ओके, प्लेट्स। तो ये बड़ी ज़रूरी बात थी जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, चैप्टर ही नहीं एंड हो रहा, की बने हुए थे, मैंने समझ नहीं आ रही। एंड नाउ दैट चैप्टर, तो मेरा बोल बोल के गलत हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा, अन्नी मच गई है, सब कुछ पढ़ चुके हैं।
ओए होए होए होए, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, उसको भी देखते हैं तो ख़त्म करते हैं। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स देख लिया, और क्या, अर्थ कोर मेंटेनिंग इस, बस ये थोड़ा सा ही रह गया। हाउ अर्थ कोर मेंटेन्स इट टेम्परेचर, अर्थ की जो कोर है यानी कि अपना टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करके रखती है। व्हेन अर्थ वाज फॉर्म, जब अर्थ बन रही थी, मैनी बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्टेरॉइड्स क्रैश्ड, जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स आके यहाँ पर क्रैश हुए। दीज क्रैशेस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई, जिस हीट के अंदर ट्रांसफर होगी। दैट हीट स्टेड इनसाइड अर्थ कोर, और ये हीट अर्थ के कोर के अंदर स्टे हो गई। और इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर देयर आर स्पेशल एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम है, थोरियम है, पोटाशियम है। ये एलिमेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं बहुत स्लोली, इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं, और वो और एनर्जी निकालते हैं। टाइम के साथ साथ ये एलिमेंट छोटे होते जाते हैं, सो द हीट मेड फ्रॉम देम इज आल्सो गेटिंग अ लिटिल, और हीट भी जो है ना इनकी कम होती जाती है क्योंकि वो खुद भी थोड़े होते जाते हैं। एक और चीज़ ये है, when the earth formed, जब अर्थ बनी, all the materials got squeezed together very tightly because of gravity, so सारे materials एक दूसरे के अंदर squeeze हो गए ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही थी। और दिस squeezing made the center of the earth very hot, इसी की वजह से जो है सेंटर ऑफ द अर्थ बड़ा ही गर्म हो गया। इसी को ग्रेविटेशनल कंप्रेशन भी कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर बच गई, स्क्वीज हो गई, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास कोर ऑफ द अर्थ बहुत ही गर्म है। फाइनली द अर्थ्स आउटर लेयर का द क्रस्ट, और जो अर्थ की बाहर वाली लेयर है क्रस्ट, उसने एक ब्लैंकेट के तौर पे एक्ट किया, ऊपर आके डल गई। स्टॉप द हीट फ्रॉम एस्केपिंग क्विकली, जिसकी वजह से हीट बाहर निकलना बंद हो गई, जल्दी से नहीं निकल सकती। दैट्स व्हाई इवन आफ्टर बिलियंस ऑफ इयर्स आवर कोर इज स्टिल वेरी हॉट। अब देखो वो इतनी गर्म थी, ऊपर आके कोर बज गई यूं, जो जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, और ऊपर से वो, चलो ऊपर से दोबारा अंडा है, ज़मीन फुल गोल है, तो क्या है कि ऊपर आके ये बन गई, क्रस्ट बन गई, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए, लेकिन अब कोर जो है वो तो अंदर हीट